Hello everyone, welcome to day 13 of our PYQ रिसर्च प्रोग्राम। ये हमारा 10 का दम है और ये छोटी-छोटी शॉर्ट वीडियोस में डेली हम 5 PYQ डिस्कस करते हैं यूपीएससी के द्वारा वेरियस एग्जाम में पूछे गए PYQs को। मेन फोकस हमारा रहता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में, ताकि उस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर यूपीएससी फिर से आपसे सवाल पूछे, तो आप उसमें ठीक है, हम लोग उसमें कहीं ठीक है, कहीं पे भी किसी तरीके से मात ना खाएँ। तो आज का ये जियो साइंटिस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि द कल्टीवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बाबा बुदान हिल्स। अब अगर आपको बाबा बुदान हिल्स ग्रुप पता है तो आपको है ना ये लगाने में कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं होगी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, बाबा बुदान हिल्स ये आपके कर्नाटक में है। बाबा बुदान हिल्स आपकी यहाँ पड़ती है, ठीक है, इस एरिया में। और आपको मालूम है कर्नाटक हो गया, ठीक है, केरल के हाईलैंड और खास तौर पे तमिलनाडु, ये जो पूरा एरिया है, ये कॉफ़ी की कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। तो ये एक्चुअली ये बाबा बुदान हिल्स की स्टोरी ही ऐसी है कि यहाँ पे बाबा बुदान नाम के एक सूफ़ी सेंट आए थे, ठीक है? तो इन्होंने ही ठीक है, इन्होंने ही 1600s में यमन से कुछ पौधे यहाँ पे ठीक है, कॉफ़ी के लाए और वहाँ पे प्लांटेशन की। और उसके बाद ये जो बाबा बुदान हिल्स का एरिया है पूरा, ये प्लांटेशन ठीक है, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए जाना जाने लगा है। ये इसकी पूरी स्टोरी है, ठीक है, छोटी-सी स्टोरी है। याद रखना है तो आप रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज़ द लीस्ट परसेंटेज बाय वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर। देखिए, एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मालूम है इन्होंने 2023 में पानी का कॉम्पोजिशन पूछ लिया था कि जो ड्रिंकिंग वाटर है या फिर जो ड्रिंकेबल वाटर है, जो स्वीट वाटर है अर्थ का, वो कितना परसेंट कहाँ पाया जा रहा है? ग्लेशियर्स में कितना है, ग्राउंड वाटर में कितना है, उसके बाद आई थिंक एक ऑप्शन लेक एंड रिवर्स एंड पॉन्ड्स वगैरह था, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। तो ऐसे ही एटमॉस्फेयर में भी ये क्वेश्चन आपके सीएससी में भी बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। आपको एटमॉस्फेयर में कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी पता है तो एक एक चीज़ है, आप आइडिया एटलीस्ट लगा सकते हैं कि इनमें से कौन-सी गैस जो है ठीक है, मिनिमम होगी। ठीक है? अब आर्गन का आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, उसके बाद आपका ये आर्गन आ जाता है। जब आप ये कॉम्पोज़िशन एक बार पढ़ोगे, तो आप पाएँगे तीसरे नंबर पे आपका आर्गन आता है, उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके बाद है। ठीक है? अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल गैस कौन-सी है? ठीक है? जो मतलब होने से एकदम विस्फोटक मामला हो जाएगा, दैट इज़ हाइड्रोजन। मान लो अगर हम बोल दें कि हाँ, हाइड्रोजन जो है 3rd हाईएस्ट है, भाई हाइड्रोजन हर कहीं रिएक्ट कर जाएगा। हर कहीं रिएक्ट कर जाएगा, सनलाइट में गर्म हो जाएगा, कहीं पे वो जल जाएगा। मान लो तब तो एटमॉस्फेयर जल रहा होता अगर हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन इतना ज़्यादा होता, राइट? तो डेफ़िनिटली हाइड्रोजन है ना, इस तरीके से आप थोड़ा गेस लगा सकते हैं कि एटलीस्ट यार नियॉन या हाइड्रोजन इनमें से कुछ होना चाहिए, ठीक है? अगर होना ही है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वोलेटाइल आपकी ये गैस है ना? तो एक्चुअल में जब आप कंपोज़िशन को भी देखेंगे, ये आप एटलीस्ट ये ऊपर की 3 गैसें याद रख लेना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी को पता होता है, आर्गन का याद रख लेना, कार्बन डाइऑक्साइड इसके बाद ही आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है एटमॉस्फेयर में अगर उस तरीके से देखें, ठीक है? फिर आपका नियॉन आ रहा है, फिर हीलियम आ रहा है, ठीक है? फिर मीथेन आ रहा है, क्रिप्टॉन, ये देखो हाइड्रोजन इधर इतना नीचे है। अगर ये यहाँ ऊपर होता तो है ना, इधर भी अगर होता तो हर कहीं ब्लास्ट हो रहे होते। समझ रहे हो बात को? सो ये थोड़ा कॉम्पोज़िशन है, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ से फ्यूचर में क्वेश्चन फिर से बन सकता है, ठीक है? एक बार इसको आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना है, अदरवाइज़ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स द टेम्परेचर इंक्रीज़ेज़ विद द हाइट। ये जो अपना पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम का कोर्स है, राइट? जो civilspot.in, आप यहाँ पे जाकर के एनरोल कर सकते हैं। ये कोर्स हमारा एक ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वे में जितने भी पीवाईक्यू यूपीएससी ने वेरियस एग्जाम में पूछ रखे हैं, मोर देन 3000 पीवाईक्यूज को हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जाकर के पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंसिवली उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और वो टॉपिक वाइज आपको वहाँ पे हर चीज़ देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको बुद्धिज़्म पढ़ना है, तो कहीं कोई दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बुद्धिज़्म पे आज तक सीएससी में जितने और सीएपीएफ वगैरह में जितने पीवाईक्यू यूपीएससी ने पूछे हैं, सारे कवर हुए हैं। उसके हर ऑप्शन पे रिसर्च हुई है और हाँ, जो भी एनसीईआरटी में बुद्धिज़्म पे था, सब चीज़ों को मिक्स करके एक जगह आपके लिए रिवीजन ओरिएंटेड ये मॉड्यूल बनाया गया है। मोर देन 120 आवर्स में 120 थीम्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आप जॉइन कर सकते हैं इस सेशन को अगर आपको अच्छा लगता हो तो।
तो देखिए, इसके लिए मैंने ट्रिक उसमें भी शेयर की थी। ये जो सेशंस है एक्चुअल में, ये जो पीपीटी है, ये उसी की एक पीपीटी है और ये सेशंस यूट्यूब के लिए मैं छोटे सेशंस स्पेशली बना रहा हूँ, राइट? ये उसी कोर्स की ही पीपीटी है। तो उसमें भी मैंने ये बात सभी को बताई थी कि आपको कुछ नहीं याद रखना है, ये सीक्वेंस याद रखनी है TSMTE, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, है ना? अब जैसे ही आप कहाँ रह रहे हैं? ट्रोपोस्फियर में। जैसे आप हाइट में चढ़ते हैं ऊपर, किसी पहाड़ में चढ़े, तो गर्मी होती है या ठंडी? ठंडी होती है। दैट मीन्स ट्रोपोस्फियर में ऊपर की तरफ जाएँगे तो ठंडा होगा। उसे आप कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। अब ये किस वजह से है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट पिछले सेशन में समझाया है। अभी के लिए मैं समझाऊँगा नहीं। याद रखना नॉर्मल लैप्स रेट किस वजह से होता है। ये सन से आने वाली रेडिएशन की वजह से नहीं है। अर्थ से वापस एमिट होने वाली जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, उसकी वजह से नॉर्मल लैप्स रेट होता है। अर्थ भी अपनी रेडिएशन एमिट करती है। तो मान लो अर्थ ने रेडिएशन बाहर भेजनी है, तो जो सबसे नीचे वाली हवा है वो उसे कैप्चर कर देगी। ऊपर वाली हवा को कम मिलेगी, ऊपर वाली हवा को कम, ऊपर वाली हवा को कम। इस वजह से ट्रोपोस्फियर में ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आपको ठंड देखने को मिलती है। पर स्ट्रेटोस्फियर में ओज़ोन है, O3 है। ये एब्ज़ॉर्ब क्या कर रही है? सनलाइट, वो भी कौन-सी? यूवी। यूवी की एब्ज़ॉर्प्शन की वजह से आप स्ट्रेटोस्फियर में जैसे-जैसे हाइट में जाएँगे, है ना? उतना यूवी एब्ज़ॉर्प्शन देखो, सन से आने वाली लाइट यूवी है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ एब्ज़ॉर्ब होगी? ऊपर, फिर नीचे को जितनी कर बचेगी वो नीचे, जितनी बचेगी वो नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। दैट मीन्स जितना आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे, स्ट्रेटोस्फियर में गर्मी बढ़ती जाएगी। मेसोस्फियर में फिर उल्टा हो जाता है, यहाँ सारे वो उल्कापिंड वगैरह आपके जल जाते हैं। थर्मोस्फियर में फिर से, है ना? मेसोस्फियर में हाइट के साथ बढ़ते-बढ़ते आपकी ठंड हो जाती है। थर्मोस्फियर में फिर से जैसे ही आप हाइट में बढ़ोगे, ये वार्मेस्ट आपकी लेयर होती है। जैसे आप हाइट की तरफ बढ़ोगे थर्मोस्फियर में, यहाँ जो आयन्स हैं, ठीक है? यहीं पे आपको आयन मंडल भी मिलता है, आयनोस्फियर। तो आयन्स के प्रेज़ेंस की वजह से यहाँ थर्मोस्फियर में गर्मी आपको मिलती है। फिर एक्सोस्फियर, इसमें फिर से आपको हाइट के साथ ठंड मिलेगी। तो अल्टरनेटिव चल रहा है, ठीक है? ट्रोपोस्फियर में हाइट के साथ ठंड होगी, यहाँ गर्मी होगी हाइट के साथ, यहाँ ठंड होगी हाइट के साथ, यहाँ गर्मी होगी हाइट के साथ, ठीक है? और यहाँ आपकी ठंड होगी हाइट के साथ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब लगा लो इधर यार, टेम्परेचर इंक्रीज़ हाइट के साथ कहाँ-कहाँ होगा? स्ट्रेटोस्फियर में और थर्मोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर एंड थर्मोस्फियर, क्लियर? एसटी में गर्मी है, ऐसे याद रख लो। फिर देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्टोनिक प्लेट्स इज़ नॉट लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन? अब इसका अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। तो नज़ाका प्लेट, कोको प्लेट, है ना? जुआन दी फुका या फिर स्कोशिया। तो आपको ये बताना है, अगर आपको पता है कि जुआन दी फुका का, ठीक है, जो स्ट्रेट है वो कहाँ पाई जा रही है, कोकोस आइलैंड का अगर आपको पता है पैसिफिक ओशन में, नज़ाका प्लेट का अगर आपको पता है कि पैसिफिक ओशन में, तो आप एलिमिनेट करके स्कोशिया प्लेट में जा सकते हैं। इसके लिए मैपिंग अच्छी होनी चाहिए। टफ ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जब आप देखेंगे, यहाँ आपको मिलता है, ठीक है, यहाँ आपको जुआन दी फुका मिलता है, सैन एंड्रियास फॉल्ट आपको यहाँ मिलता है, ठीक है, राइट। और ठीक है, ये पूरा आपका सैन एंड्रियास फॉल्ट है इधर से, ये पूरा सैन एंड्रियास का फॉल्ट है इधर। यहाँ आपको जुआन दी फुका की स्ट्रेट मिलती है, यहाँ आपको नोवा स्कोशिया मिलता है, ठीक है। नीचे आपके देखो, कोकोस आइलैंड एक आपके ऑस्ट्रेलिया के इधर को है, मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है, एक कोकोस आइलैंड यहाँ मिलेगा, पर कोकोस प्लेट आपको एक यहाँ भी मिलेगी, साउथ अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका के, ये मेक्सिको के बिल्कुल पीछे। अब जो आपकी नज़ाका प्लेट है, नज़ाका प्लेट के बारे में आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए साउथ अमेरिका है, नज़ाका प्लेट आपको यहाँ जैसे मिलती है, ठीक है। ये आपकी नज़ाका प्लेट है, ये पैसिफिक ओशन की ही एक प्लेट है, ठीक है, और साउथ अमेरिका की तरफ आ रही है। इसी वजह से साउथ अमेरिका में फ़ोल्ड माउंटेन क्रिएट हुए हैं, उनका नाम क्या है? आप मुझे बताएँगे साउथ अमेरिका में जो फ़ोल्ड माउंटेन पाए जा रहे हैं और नॉर्थ अमेरिका के जो फ़ोल्ड माउंटेन है, इनके नाम क्या है? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। फिर देखिए, ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हाँ, कि डिस्टेंस अबाउट 147 मिलियन किलोमीटर बिटवीन सन एंड अर्थ इज़ फाउंड ड्यूरिंग अर्थ्स ऑर्बिट एंड सन्स पोज़ीशन ऑफ। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं पता है। एक्चुअल में सन और अर्थ के बीच में जो सबसे ज़्यादा दूरी है, वो होती है 152 मिलियन किलोमीटर। जो सबसे कम दूरी है कभी, ठीक है, ऑर्बिट में, क्योंकि अर्थ तो ऑर्बिट करती है सन के, तो कभी वो सन के नज़दीक होगी, कभी वो सन के दूर होगी। जब सन के नज़दीक होगी तो उसे हम कहेंगे पेरिहिलियन, ठीक है, पेरिहिलियन, ठीक है। तो पेरिहिलियन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पेरी मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पेरी-पेरी, है ना? पेरी पौना बेबे जी। पेरी पौना माने आप जब पेरी पौना बोलते हैं तो आप किसी के पास आते हैं। तो सन के पास जब अर्थ आएगी तो पेरी पौना करेगी। उसे हम कहेंगे पेरिहिलियन, जब सबसे नज़दीक होगा,
ठीक है? जब दूर होगा तो उसे हम कहेंगे एपीहिलियन। ये इक्विनॉक्सेस जो है वर्नल और ऑटमनल, ये आपके ठीक है, जब जब आपके ऑटम के फेज़ में सन है ना, जब आप कहते हैं कि अ, लगभग-लगभग इक्वल दूरी में रहता है, जब ना आपकी ज़्यादा ठंड होती है, ना गर्मी होती है, ठीक है? ये उस टाइम की बात होती है, ठीक है? फ़रवरी में हो गया और आपके क्या कहते हैं सितंबर में हो गया। दैट इज़ योर इक्विनॉक्स का फेज़। ऑटमनल इक्विनॉक्स एंड वर्नल इक्विनॉक्स दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये जो एपीहिलियन है, एपीहिलियन सबसे दूर जो डिस्टेंस है 152 मिलियन किलोमीटर का, वो एपीहिलियन का डिस्टेंस होता है। सवाल यहाँ से ये नहीं आएगा, सवाल यहाँ से ये आएगा कि कौन से टाइम पे अर्थ सबसे क्लोज़ेस्ट होती है? और आम आदमी क्या लगाएगा? नॉर्थ हेमिस्फीयर में बैठा हुआ, है ना? वो लगा लेगा कि क्योंकि आपको लगता है कि भैया सबसे क्लोज़ कब होगी? ऑब्वियसली गर्मियों में होगी, है ना? तो आम आदमी क्या लगा लेगा? जून, बट नॉट एक्चुअली। एक्चुअली जो सबसे है ना, सबसे नज़दीक कभी अर्थ होती है तो वो जनवरी में होती है, पेरिहिलियन जनवरी में होता है। जब हमारे यहाँ सर्दी चल रही होती है तब अर्थ सबसे नज़दीक है सन के। जब गर्मी चल रही होती है तब सबसे दूर है सन के। समझ रहे हो? फिर सर्दी और गर्मी कैसे है भैया? अगर जनवरी में सबसे नज़दीक है तो यहाँ गर्मी क्यों नहीं है? ठीक है? जनवरी में तो तब गर्मी होनी चाहिए, आम आदमी यही सोचेगा। वो इसलिए सोच रहा है क्योंकि उसने अर्थ की टिल्ट को इग्नोर कर दिया है। हम कहाँ हैं? हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में भाई। हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं और जनवरी में, है ना, हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो जनवरी में अर्थ तो ईस्ट की तरफ ऐसे टिल्टेड है। तो अब देख लो, सन की लाइट यहाँ ऊपर पहुँच नहीं पा रही है, सीधी लाइट नीचे जा रही है, यहाँ ऊपर उतनी नहीं पहुँच पा रही है, इस वजह से ऊपर ठंड है। इस टिल्ट की वजह से जून-जुलाई में सबसे अर्थ के सबसे दूर होने के बावजूद नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी है। टिल्ट की वजह से है वो। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आज के हमारे 5 क्वेश्चन ये समाप्त हुए। आई होप ये सेशंस आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। शायद मैंने यहाँ कहीं, ठीक है, अपना एडवर्टाइज़मेंट का कुछ डाला होगा, अगर डाला है तो भाई ठीक है, अदरवाइज़ नहीं डाला है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर आप कुछ ऐसे लर्नर हैं जिन्होंने, ठीक है, हमारा कोर्स अभी तक जॉइन नहीं किया है, तो आपको जॉइन करना कंसिडर करना चाहिए, है ना? ये जो आपके ₹3000 की इन्वेस्टमेंट है, प्रीलिम्स के, ठीक है, 2025 के प्रीलिम्स तक ये पूरा आपका प्रीलिम्स का पंचनामा कोर्स आप अपना कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस कीजिए, इसमें ऑलरेडी सेशंस बहुत सारे अपलोड हो भी चुके हैं, 45-50 समथिंग, है ना? आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं 2x की स्पीड में या जितने भी। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना ज़्यादा पीवाईक्यू इंटरलिंक्ड मैनर में प्रैक्टिस करेंगे, आप जब देखेंगे कि भैया सिर्फ़ सिर्फ़ एक क्वेश्चन से हम इतनी सारी चीज़ें साथ में हर एक लेवल पे, ठीक है, इसके ऑप्शन लेवल पे हम चीज़ों को देख रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे बस एक क्वेश्चन आया, तो हमने पूरी ये सारी पूरी कहानी पढ़ ली इसकी, ठीक है? और भी सारी कन्वेंशन, यूएनईपी भी पढ़ लिया, साथ में एक ही जगह सब चीज़ें रिवाइज़ कर ली, है ना? बीबीएनजे ट्रीटी भी पढ़ ली। ये सब चीज़ें एक साथ चल रही है भाई, ये सब चीज़ें साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए। तो यू कैन जॉइन दिस कोर्स। देखिए, एक ही चीज़ से चिनूक पे, डोल ड्रम पे, एक ही चीज़ से ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। ये सब चीज़ें वहाँ कवर हुई है, आप जाकर के एनरोल कर सकते हैं इस सेशन में, हाँ, इस पूरे कोर्स में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज़ ऑलवेज़ लव यू ऑल।